गुड मॉर्निंग क्लास। फिजिक्स के कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। पिछले क्लास में हमने किरचॉफ के नियम के बारे में जाना था। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा था कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है तथा इस प्रकार किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है तथा इसी प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता था कि किसी बिंदु विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में अर्थात उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम का प्रयोग हम यहाँ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझने में करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ठीक, प्रश्न में इसका क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ के नियम द्वारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को सत्यापित कीजिए। ठीक, तो आपको लिखना है। देखिए, इसका इतिहास है। सन 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था की जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। सेतु अर्थात ब्रिज, है ना। क्या कहा गया है, सन 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब इसमें सिद्धांत में देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप व्हीटस्टोन सेतु का चित्र देख लीजिए। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये चार क्या है, P, Q, R और S, चार क्या है, अलग अलग प्रतिरोध जो लगे हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को एक चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ देते हैं। ये चित्र क्या दिखाई दे रहा है, ये एक चतुर्भुज का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें P, Q, R, S चार प्रतिरोध को इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा में जोड़ देते हैं। देखिए चित्र में क्या है, A, B, C, D एक चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजाओं में ए बी में कौन सा प्रतिरोध P, बी सी में कौन सा प्रतिरोध Q और सी डी में कौन सा प्रतिरोध S और डी ए में कौन सा प्रतिरोध R को क्या है, जोड़ा गया है। तो सिद्धांत में रहेगा इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को एक चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण किसे कहते हैं, ये एक विकर्ण हो जाएगा और ये एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक, ए से लेके सी तक एक विकर्ण है और बी से लेके डी क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो क्या कहा गया है, चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी G तथा दूसरे विकर्ण में विद्युत सेल, ये क्या है, दूसरा विकर्ण है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या जोड़ा गया है, एक विद्युत सेल E और कुंजी K को जोड़ दिया गया है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी G तथा दूसरे विकर्ण में एक विद्युत स्रोत E जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में क्या है, कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। देखिए हम लोग क्या है, एक विकर्ण में
सेल लगा देते हैं। अब सेल लगाते हैं तो क्या है, धारा मापी में क्या है, फ्लक्चुएशन होते रहता है, वह क्या है उसकी, वह घूमते रहता है ना। तो हम लोग प्रतिरोध P, Q, R, S को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, कम ज़्यादा करके, ये प्रैक्टिकल में होता है ना, कम ज़्यादा करके, कि धारा मापी में जो विक्षेप है ना, सुई में जो विक्षेप है वो क्या हो जाए, वो शून्य पे आके ठहर जाए। तो जब विक्षेप, कोई धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है। तो कहा गया है चतुर्भुज के एक विकर्ण G का, एक विकर्ण में धारा मापी G तथा दूसरे विकर्ण में सेल E को जोड़कर प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तो सेतु को क्या है, संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। अब सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति में देखिए क्या कहा गया है कि सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए बी और बी सी क्या है, संलग्न भुजा है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का अनुपात, अर्थात P/Q बराबर R/S। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, जिसे हमें क्या है, प्रूव करना है। यहाँ तक सभी का क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखते हैं चित्र का बुक में क्या है, वर्णन नहीं किया गया है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि चित्र में ABCD एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें क्या है, PQRS 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। एक विकर्ण में एक विकर्ण का संबंध धारा मापी G तथा कुंजी K2 से तथा दूसरे विकर्ण का संबंध एक सेल E तथा कुंजी K1 से किया गया है। देखिए यहाँ पे एक और है कि सरलता के लिए क्या है, जब सेतु का सरलता के लिए क्या है, सेलों में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है, अर्थात सेलों के मध्य जो इलेक्ट्रोड होता है उनमें भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन हम लोग क्या है, अपनी सरलता के लिए क्या है, उस आंतरिक इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रतिरोध अर्थात आंतरिक प्रतिरोध को क्या है, नगण्य मान लेते हैं। ठीक। अब संतुलन की स्थिति में क्या है, धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। संतुलन की स्थिति में धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस कारण क्या है, उसमें विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है। और जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या है, विक्षेपित होने लगता है। तो हम क्या है, प्रतिरोधों को समायोजित करके उसके मान को विक्षेप रहित बना लेते हैं, अर्थात उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो Ig, अर्थात ये Ig क्या है, धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो Ig का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ ये चित्र का डायरेक्शन आपको बहुत सटीक याद रखना होगा। चित्र में देखिए, चित्र में ये क्या है, ये एक प्रतिरोध P है, ये Q है, ये R है और S है। ये क्या है, एक सेल है E। तो सेल का ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा धन से क्या है, ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से क्या है, इसमें बहने वाली जो धारा है वह क्या है, P में जाने वाली धारा का मान है I1। चिन्ह को देखिए, यहाँ से गड़बड़ी हो जाता है और फिर यहाँ से एक धारा जाएगी, उस धारा को कहेंगे हम लोग I2 धारा। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर I1 धारा यहाँ जाएगी
तो यहाँ यह दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग धारामापी में जाएगा, ये धारामापी है, और दूसरा भाग Q प्रतिरोध में जाएगा। तो धारामापी में जाने वाली धारा को हम लोग लिखेंगे IG तथा Q में जाने वाली धारा को लिखेंगे I3। Q में जाने वाली धारा को हम लोग लिखेंगे I1 में IG धारा को माइनस कर लेंगे तो जो धारा बचेगी वो Q में जाएगी, तो ये I1 माइनस IG धारा क्या है, Q में प्रवाहित होगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ, अब इधर से आ रहा है I2 धारा, इधर से आ रहा है IG धारा, तो यहाँ से बहेगी वो कौन सी धारा होगी, I2 प्लस IG। तो ये धारा बहेगी, इसमें वो क्या होगा, I2 प्लस IG। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। फिर यहाँ पे क्या है, सभी धारा आपस में आके मर्ज हो जाएगी और फिर ये I धारा बना लेगी। इस प्रकार से चित्र को अच्छे से देख लीजिए, इसी के हिसाब से हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र सत्यापित होगा। देखिए, सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तब IG का मान क्या है, 0, अर्थात धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। अब हम लोग यहाँ किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम लोग एक बार इसे दो लूप में बांटा जा सकता है, एक लूप ABDA और दूसरा लूप BCDB, है ना। तो पहले लूप देखते हैं, बंद लूप ABDA में, बंद लूप ABDA में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम से क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ I1P फिर आएंगे तो धारा की दिशा हमारे साथ साथ है, तो ये हो जाएगा प्लस में रहेगा IGG। फिर यहाँ आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे तो देखिए धारा की दिशा क्या है, हमारी दिशा की विपरीत ओर है, तो ये हो जाएगा माइनस I2 और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है R, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं दूसरा लूप BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम को यहाँ पे लगाएंगे। तो बंद लूप BCDB में क्या हो जाएगा, धारा देखिए B से C में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 माइनस IG। ठीक, तो I1 माइनस IG और इसके संगत प्रतिरोध है Q माइनस I2 प्लस IG, इसका संगत I2 प्लस IG। यहाँ आएंगे फिर इधर जाएंगे, देखिए ये चिन्ह क्या है, विपरीत ओर है, तो इसमें क्या लगाए हैं हम लोग, माइनस चिन्ह लगाए हैं, I2 प्लस IG। और इसमें क्या है, इसका प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध कितना है, S, तो इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। अब हम लोग जाएंगे D से B की ओर, तो देखिए D से B की ओर धारा की दिशा क्या है, ऋणात्मक में है, तो ये भी हो जाएगा माइनस IGG। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग पता है संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 लेने पर, IG बराबर 0 लेने पर, तो देखिए IG बराबर 0 लेंगे तो ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास बच के आ जाएगा समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 में क्या बचेगा, I1P माइनस I2R बराबर 0। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I1P बराबर I2R। इसे हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखिए, ये हो जाएगा I1 गुणित Q, I1Q और माइनस I2S, माइनस I2S, माइनस I2S बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देने पर क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R बटे दायां के साथ दायां भाग होगा I1Q और इधर आएगा I2S। तो I1 और I2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अर्थात जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो उनके संगत प्रतिरोध क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो इस प्रकार हमने व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का वर्णन किया है। इसका प्रयोग हम लोग अब किसी भी जटिल परिपथ को क्या है, हल करने के लिए करते हैं। और हम लोग इसके बाद देखेंगे मीटर सेतु के बारे में। यहाँ देखिए मीटर सेतु का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे दिए गए परिपथ में क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए परिपथ में क्या है, 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है तथा 1 प्रतिरोध का मान क्या होता है, अज्ञात होता है। अर्थात अज्ञात प्रतिरोध के मान को जानने के लिए हम लोग क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मीटर सेतु के बारे में। ये थ्योरी है। देखिए मीटर सेतु क्या होता है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उपकरण का वर्णन। इसमें मैग्नीन या कांस्टेंट का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ काट वाला 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार होने के कारण इसे क्या है, मीटर सेतु कहते हैं। ठीक, इसमें मैग्नीन या कांस्टेंट का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ काट वाला 1 मीटर लंबा तार होता है। चित्र में देखिए, ये क्या है, मीटर सेतु है। इसमें क्या कहा गया है, 1 मीटर लंबा ये तार दिखाई दे रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। इसके ऊपर में देखिए ये स्केल भी दिया है, 1 मीटर से 0 सेंटीमीटर से
0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो इसमें मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ वाला 1 मीटर लंबा तार होता है जो पीतल की दो मोटी पत्ती AM व CY के बीच एक लकड़ी के तख्ते पर कसा हुआ होता है। ये दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक लकड़ी का तख्ता है ना, पर कसा हुआ होता है। 1 मीटर लंबा तार होने के कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर पैमाना लगा होता है। तार के समांतर, इस तार के समांतर देखिए यहाँ 1 मीटर इसके लगा हुआ है। तो तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर पैमाना लगा हुआ होता है। AM और CY के बीच 1 और मीटर पीतल की एक मोटी व लंबी पत्ती NX होती है। AM व CY के बीच पीतल की एक मोटी पत्ती NX लगी होती है, जिसके दोनों सिरों के मध्य बिंदु D पर एक संयोजक पिंच लगा हुआ होता है। बिंदु AM और CY पर भी एकक संयोजक पिंच, ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है डॉट, ये क्या है, एक संयोजक पिंच है। देखिए MN और XY और A और D के बीच जो ये पिंच लगा डॉट दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, संयोजक पिंच होता है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा। संयोजक पिंच लगे होते हैं। बिंदु AM और CY पर भी संयोजक पिंच लगे हैं। तीनों पत्तियों के मध्य में 2 खाली स्थान, ये 3 पत्तियां हैं तो इनके मध्य में 2 खाली स्थान कौन कौन सा, MN और XY होते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रयोग विधि। यहाँ उपकरण का वर्णन सभी का क्लियर हो गया। बुक देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चित्र के अनुसार क्या है, इसमें जो जो जोड़ा गया है उसका वर्णन कर देना है। अब प्रयोग विधि देखते हैं। तो किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार कर लेते हैं। अब चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार कर लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S को XY के बीच, अज्ञात प्रतिरोध S को XY के बीच जोड़ देते हैं तथा R प्रतिरोध बाक्स है। R क्या है, एक प्रतिरोध बाक्स है। ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध R होता है, एक प्रतिरोध बाक्स होता है। R एक प्रतिरोध बाक्स है जिसे संयोजक पेच M और N के मध्य में जोड़ देते हैं। संयोजक पेंच D का संबंध धारामापी D का संबंध एक धारामापी G से तथा G का संबंध जॉकी B से कर दिया जाता है। जॉकी क्या होता है, एक प्रकार की कुंजी होती है जिसे क्या है, तार में इधर से उधर क्या है हम लोग खिसकाते हैं और क्या है इसमें क्या है संतुलन की स्थिति में इसे लाते हैं धारामापी को। ठीक, तो क्या कहा गया है, तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम चित्रानुसार उपकरण तैयार कर लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S को XY के बीच तथा ज्ञात प्रतिरोध R को MN के बीच जोड़ देते हैं। D संयोजक पेंच D का संबंध एक धारामापी G से तथा G का संबंध जॉकी B से कर दिया जाता है। AC के मध्य एक सेल E तथा एक कुंजी K को जोड़ दिया जाता है। अब कुंजी K के प्लग को लगा देते हैं। अब कुंजी K को प्लग को लगाते हैं तब क्या होता है, प्रतिरोध बाक्स से ज्ञात प्रतिरोध R के प्लग को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो प्लग को हम लोग निकालते हैं, अर्थात उसमें क्या है, ऐसे करके प्लग लगा रहता है, ऐसे करके इसको हम लोग क्या है निकालते हैं। तो निकाले मतलब क्या है, उसमें से प्रतिरोध
का मान 0 हो गया, अर्थात उसमें से क्या है, धारा प्रवाहित होने लगी। अब जब हम इसे वापस लगा लेते हैं तो क्या है, इसमें पुनः प्रतिरोध जाने लगता है। ये सब उपकरण हमारे स्कूल में है। ठीक, तो ज्ञात प्रतिरोध R के प्लग को निकालते हैं और जॉकी B के तार में AC में इधर उधर खिसका कर वह स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारा मापी में विक्षेप का मान 0 हो जाए। यह सेतु के संतुलन की अवस्था में होती है। इस स्थिति में जॉकी के तार जिस बिंदु को स्पर्श करता है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी को L लेते हैं। सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी को हम लोग L लेते हैं। तत्पश्चात सूत्र S = R 100 - L अपान L में R व L का मान, R का मान क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, और L का मान क्या है, बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी है। R और L का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम लोग क्या है, निकाल लेते हैं। प्रयोग को कई बार दोहराकर S का जो मान निकलता है उसका माध्य निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब देखते हैं सूत्र की स्थापना। वास्तव में मीटर सेतु विद्युत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के समान ही है। क्या कहा गया है कि मीटर सेतु जो हमारे चित्र में दिखाया गया है ये क्या है, एक प्रकार का व्हीटस्टोन सेतु ही है। तो कैसे है उसे देखते हैं। तार AC और AB भाग का प्रतिरोध, तार AC है ना, और A और B यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध P, यहाँ से यहाँ तक A विभाग का प्रतिरोध क्या है, P कहाँ है, ये क्या है, P। तो A विभाग का प्रतिरोध, तार के A विभाग का प्रतिरोध P तथा BC भाग का प्रतिरोध क्या है, Q है, तथा AD भाग का प्रतिरोध R तथा DC भाग का प्रतिरोध S है। ठीक, तो इस प्रकार मीटर सेतु के 4 प्रतिरोध P, Q, R, S क्या है, 4 प्रतिरोध बन गए हैं। एक विकर्ण में क्या है, एक विकर्ण में धारामापी G तथा दूसरे विकर्ण AC के मध्य दूसरा विकर्ण क्या है, एक सेल E और कुंजी K है। इस प्रकार ये क्या है, एक व्हीटस्टोन सेतु के समान ही है। अब देखते हैं सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है, B क्या है हमारा, संतुलन बिंदु की दूरी। संतुलन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां धारामापी G में विक्षेप का मान क्या होता है, 0 होता है। तो A से संतुलन बिंदु B की दूरी क्या है, AB, और संतुलन बिंदु को हम लोग कितना ये हैं, L सेंटीमीटर माने हैं। तो संतुलन बिंदु की दूरी L। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा, इतना में इतना को घटाएंगे तो इतना का मान आ जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 100 सेंटीमीटर है ना। तो 100 सेंटीमीटर में हम लोग L को घटाएंगे तो BC का मान हम लोग का निकल जाएगा। तो BC की दूरी आ जाएगी 100 - L सेंटीमीटर, और P का मान आ जाएगा LX, और Q का मान आ जाएगा 100 - L × X, जहाँ X क्या है, तार AC के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम लोग को पता है P/Q = R/S। तो P का मान कितना है, P का मान है LX। अब इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हम लोग वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P के जगह में LX और Q के जगह में क्या आ जाएगा, 100 - L/X = R/S। तो X से X क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारे पास बच के आ जाएगा R/S बराबर L/100 - L। तो हमें अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है, हमारा S है। तो S का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे इधर पक्षांतर करेंगे, इसे इधर। तो S = हो जाएगा R × 100 - L/L। तो यही क्या है अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करने का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम लोग R और L का मान ज्ञात करके क्या है S की गणना कर सकते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है। यहाँ कुछ नहीं किया गया है। देखिए, तार A से संतुलन बिंदु की दूरी AB को हम लोग L सेंटीमीटर मान लिए हैं, तो BC का मान आ जाएगा 100 - L। अब P = आ जाएगा LX, P और Q = आ जाएगा 100 - L × X, जहाँ X क्या है, एक तार के एकांक प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हम लोग क्या है वैल्यू को पुट आउट करेंगे, तो X से X कट जाएगा और S का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो सूत्र में हम लोग R और L का वैल्यू को रख कर क्या है S का मान निकाल सकते हैं। अब इसका प्रेक्षण सारणी बनाना होता है। देखिए, तो ज्ञात प्रतिरोध R है और सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी L सेंटीमीटर में है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको लेते हैं और फिर 100 - L करके उस वैल्यू लेते हैं। फिर यहाँ से S का मान निकालते हैं। हम 2, 3, 4 रीडिंग लेते हैं, फिर सभी का क्या है माध्य निकाल लेते हैं और जो आता है वो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु में जो ये अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ होता है उसका क्या होता है प्रतिरोध होता है। अब प्रयोग को करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, उसके बारे में देखते हैं कि पहला तो क्या है सभी संयोजी पेंच को अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। जो संयोजी पेंच हम लोग वायर को कसने के लिए जो पेंच लगाते हैं उसे क्या है टाइट कसा हुआ होना चाहिए। विद्युत धारा तभी प्रवाहित करना चाहिए जब पाठ्यांक लेना हो। ठीक, विद्युत धारा को हमें तभी प्रवाहित करना है जब हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं, और जब रीडिंग नोट नहीं करते हैं तब क्या है हमें विद्युत धारा को प्रवाह को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अनियमित रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है तो तार क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है और रीडिंग हमारा क्या है गलत आ जाता है। ठीक, और है जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। जो जॉकी लगा हुआ है जॉकी उसे वायर पे रगड़ना नहीं चाहिए, उसे आराम से क्या है घुमाना चाहिए। देखिए, रगड़ने से क्या होता है उसके अनुप्रस्थ काट एक समान नहीं रह पाता। ठीक, तो अनुप्रस्थ काट क्या है प्रतिरोध को प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोध बॉक्स में ऐसे प्रतिरोध का प्लग निकालना चाहिए जो कि संतुलन बिंदु लगभग तार के बीच में प्राप्त हो, क्योंकि इस स्थिति में सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक होती है। ठीक, हमें ज्ञात प्रतिरोध में ऐसे प्रतिरोध का मान निकालना होता है जिससे क्या है संतुलन बिंदु जो है वायर के मध्य में प्राप्त हो, मध्य बिंदु में प्राप्त हो। मध्य बिंदु में प्राप्त होने पर क्या है सेतु की सुग्राह्यता बनी रहती है। और देखते हैं धारामापी की सुरक्षा के लिए शंट का प्रयोग करना चाहिए तथा संतुलन बिंदु के निकट शंट निकाल देना चाहिए। शंट क्या होता है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जो धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के से हुए क्षति को क्या है क्षति से बचने के लिए क्या है एक कम प्रतिरोध का तार प्रयोग करते हैं जिसे शंट कहते हैं। इसे हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। शंट क्या होता है, शंट के सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो ये कम प्रतिरोध वाला तार होता है। विद्युत परिपथ में हुए त्रुटियों को रोकने के लिए हम लोग कम प्रतिरोध के तार का प्रयोग करते हैं जिसे शंट कहते हैं। ठीक,
और है संयोजी तार के सिरे पेन के साफ होने चाहिए। ठीक, अब तो इस प्रकार हमने मीटर सेतु के बारे में जाना। ठीक है, यह प्रैक्टिकल में है, आपको प्रैक्टिकल में इसे करवाया जाएगा तथा प्रैक्टिकल लिखने के लिए भी इसका आता है। और इसमें से वाइवा क्वेश्चन भी देखिए, वाइवा क्वेश्चन ये सावधानियों से पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।